हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2। यहाँ पे हम लोग आज कवर करेंगे मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेरिएबल स्पीड और एवरेज स्पीड, वो सब क्या होते हैं, उसके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे एक दो। तो पहले इसको देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे क्या, ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो ये मैंने जो दिया है आप लोगों को एक जनरल कंडीशन दिया है। इसमें जो एंगल दिया है, एंगल कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए ये जो आर्क लेंथ होगा, ये होगा हमेशा हमारे पास डिस्टेंस, और ए से बी तक जो डिस्टेंस होगा वो होगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। तो कोई भी एंगल के लिए हम लोग इसको कैसे करेंगे, इसको आप लोग देखो, यहाँ पे हम लोगों को एंगल दिया है थीटा, और ये है आप लोगों का ए से बी तक है आर्क लेंथ। तो हम लोग दिखेंगे डिस्टेंस मतलब क्या होगा, यहाँ पे डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो ये लिखेंगे सपोज डिस्टेंस इक्वल टू क्या आएगा, वहाँ पे एंगल थीटा है ना, तो इस पर हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस इक्वल टू थीटा। पहले लिखेंगे आर्क लेंथ चाहिए ना, तो हमको डिस्टेंस चाहिए, यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360। तो यहाँ पे कोई भी एंगल होगा, आप लोग यहाँ पे जस्ट एंगल का वैल्यू पुट कर दीजिए, और जो रेडियस दिया होगा रेडियस का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। आप लोगों को जो डिस्टेंस होगा डिस्टेंस आप लोगों को मिल जाएगा। तो इससे हम लोग को बहुत ईजिली हमको ऐसे डिस्टेंस निकाल सकते हैं ऑन ए सर्कुलर पाथ फ्रॉम एनी पॉइंट टू द अदर पॉइंट। तो ये हो गया डिस्टेंस का फॉर्मूला। अभी डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट चाहिए ए से बी तक, तो लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग थोड़ा सा इसको समझना है क्या करना है, क्योंकि यहाँ से ए से बी तक हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो इस कंडीशन के लिए हम लोग सपोज ये जो ओ सेंटर है, यहाँ से सपोज यहाँ तक रेडियस है आर, वो दिया हुआ है ऑलरेडी, ए भी रेडियस है हम लोग का आर, और सपोज ए से बी तक जो डिस्टेंस है इसको सपोज हम लोग ले लेते हैं एज ए सपोज डी ले लेते हैं इसको। ये हो गया हम लोगों का डी, तो डी हो गया हम लोग का डिस्प्लेसमेंट। तो बाय ट्रायंगुलर फैक्टर से हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पे, अगर इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, इसको ऐसे लिखता हूँ, ये हो गया हम लोग का ओ, ये हो गया R1, ये हो गया सपोज R2, ये R1, तो यहाँ से लेके यहाँ तक सपोज डिस्टेंस है D। तो मुझे ये पार्ट चाहिए, तो ट्रायंगुलर फैक्टर से हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पे, R1 प्लस D इक्वल टू R2। तो अभी हमको चाहिए क्या, डिस्प्लेसमेंट D चाहिए, तो D हम लोग यहाँ लिखेंगे, D इक्वल टू क्या आएगा, R2 माइनस R1 आएगा। लेकिन यहाँ पे हमको हमारे पास क्या है, एंगल दिया हुआ है, तो एंगल को हम कंसीडर करने के लिए ये जो डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला आएगा उसको हम लोग कैसे करेंगे, रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे इसका। तो D मॉडुलस ऑफ D मतलब क्या आएगा, D लिखेंगे यहाँ पे इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आप लोगों का, ये थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया, ये हाँ ठीक है अभी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 कॉस थीटा। मतलब जब भी कोई वेक्टर ऐसे सब्ट्रैक्शन में होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट हम लोग निकालते हैं तो वो इस फॉर्मूला से निकालते हैं, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, R1 R2 दोनों क्या है, इक्वल है। यहाँ पे R1 R2 दोनों इक्वल है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सिंस R1 इज इक्वल टू R2, सपोज इसका हम लोग ले लेते हैं R, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या ले सकते हैं, हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया R स्क्वायर प्लस ये भी हो गया R स्क्वायर माइनस 2 इंटू यह होगा R स्क्वायर, यहाँ पे आएगा कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या मिलेंगे हम लोगों को, अभी ये आ जाएगा 2R स्क्वायर, और यहाँ पे है 2R स्क्वायर, यहाँ पे भी 2R स्क्वायर है। तो 2R स्क्वायर अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या रहेगा, 1 माइनस कॉस थीटा रहेगा। तो अभी हमें ये जो 1 माइनस कॉस थीटा है, इसके लिए अगला हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। यहाँ पे करके दिखा देते, देखो 1 माइनस कॉस थीटा हमारे पास है, तो 1 मतलब क्या होगा, सपोज साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आता है, और कॉस थीटा मतलब क्या होता है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, कॉस थीटा इक्वल टू क्या आता है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। मतलब यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ पे आएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। मतलब हमको ये जो पार्ट अभी है 1 माइनस कॉस थीटा जो है, इन प्लेस ऑफ दिस एक्सप्रेशन हम लोग क्या ले सकते हैं, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसलिए इस फॉर्मूला के जगह पे 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे हम लोग इसको लिख सकते हैं इधर। तो तब क्या आएगा, देखो ये हो गया 2R स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 2 जा क्या आएगा, 4 आएगा। तो इसको अगर हम लोग बाहर ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या, 2 इंटू R इंटू साइन थीटा बाई 2।
मतलब जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन था वो फाइनली आ रहा है 2r sin थीटा बाई 2। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट d सपोज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2r sin थीटा बाई 2। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू जो भी यहाँ पे दिया होगा जस्ट यहाँ पे थीटा का वैल्यू पुट कर दो और r का वैल्यू पुट कर दो, जो रेडियस दिया होगा सर्कल का, तो तुम लोगों को डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो ये है हम लोगों का जनरल फार्मूला फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। इसको आप लोग पॉज करके लिखिए, मैं दूसरे टॉपिक में जा रहा हूँ। वैसे भी यहाँ पे देखो, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोशन के बारे में। तो यहाँ पे बोला है मैंने मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। ये एक्चुअली होते क्या है और कैसे इसको मेजर किया जाता है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसको देखो। तो मोशन इन 1 डायमेंशन मतलब क्या होता है, ओनली 1 कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मोशन विथ पैसेज ऑफ टाइम। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट सिर्फ एक एक्सिस में जब जाएगा, सपोज अलॉन्ग एक्स एक्सिस जा रहा है, नहीं तो अलॉन्ग ओनली वाई एक्सिस जा रहा है, नहीं तो अलॉन्ग ओनली जेड एक्सिस जा रहा है, लेकिन उसको सिर्फ जाना है सिर्फ एक एक्सिस में, मतलब सिर्फ 1 एक्सिस में हो जाएगा, इधर एक एक्सिस में जाएगा, नहीं तो वाई में जाएगा, नहीं तो जेड एक्सिस में जाएगा एट 1 टाइम। तो उसको हम लोग बोलेंगे मोशन इन 1 डायमेंशन। मतलब सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा, वो प्लेन में नहीं जाएगा, ओनली अलॉन्ग एक्स एक्सिस में जाएगा, नहीं तो वाई एक्सिस में जाएगा, नहीं तो ओनली जेड एक्सिस में जाएगा। तो इस टाइप के मोशन जो है, मैंने इसमें डायग्राम यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया है, मोशन ऑफ ट्रेन ऑन ए ट्रैक। मतलब एक टाइम पे एक ट्रेन जब ट्रैक में जाएगा वो क्या होगा, ओनली 1 डायरेक्शन में जाएगा वो ऑन द ट्रैक, और 2 डायरेक्शन में नहीं जा सकता। नहीं तो ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट, सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट तुमने ऐसे ड्रॉप किया, ड्रॉप करने से क्या होगा, वो सिर्फ नीचे की तरफ जाएगा, वो एक टाइम पे सिर्फ नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ नहीं जा सकता। तो वो होगा भी, वो भी क्या होगा 1 डायमेंशनल डायरेक्शन। और एक दिया है मोशन ऑफ ए पर्सन वॉकिंग ऑन ए नैरो रोड। मतलब सपोज बहुत छोटा सा रोड है, बहुत नैरो रोड है, उसमें क्या होगा, जो पर्सन जाएगा वो सिर्फ एक डायरेक्शन में जा सकता है, वो 2 डायरेक्शन में नहीं जा सकता। तो इस टाइप के जो मोशन हो गए हम लोग उसको बोलेंगे मोशन इन 1 डायमेंशन। तो उसके लिए हमको जो रिक्वायर्ड पोजीशन होगा, सपोज कोई भी पर्सन हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जब वो मूव करता रहेगा तो उसको पोजीशन को हमको स्पेसिफाई करने के लिए सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, नहीं तो वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, नहीं तो जेड कोऑर्डिनेट चाहिए। तो यही है आप लोगों का मोशन इन 1 डायमेंशन। मोशन इन ए प्लेन मतलब क्या जब बोला जाता है मोशन इन 2 डायमेंशन, मतलब इसको हम लोग मोशन इन ए प्लेन भी बोलते हैं। तो मोशन इन ए प्लेन, तो ये मैंने आपको सपोज दिया है एक एक्सिस, ये सपोज वाई एक्सिस है, तो ये हो गया हम लोग का एक्स वाई प्लेन। ये प्लेन में सपोज कोई भी एक ऑब्जेक्ट सपोज पहले ए तक गया, ए से सपोज बी तक गया, अगर ए से सपोज बी तक चला गया, तो ए का जो पोजीशन कोऑर्डिनेट होगा वो हम लोग कैसे लिखेंगे, ये होगा x1 y1, और बी का पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या होगा, बी का पोजीशन कोऑर्डिनेट होगा x2 y2। मतलब इसका जो भी मोशन है, अभी आप लोग देखो, ये जो ऑब्जेक्ट प्लेन में अभी जा रहा है, इस प्लेन में जाने के लिए इसका जो पोजीशन कोऑर्डिनेट हम लोग को देना पड़ रहा है, 2 कोऑर्डिनेट से देना पड़ रहा है, एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से दोनों। मतलब वो जब ये ऐसे जाएगा तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी वो मूव कर रहे हैं, अलॉन्ग जो वर्टिकली है वो वर्टिकली अपवर्ड भी जा रहे हैं, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली भी वो ऐसे मूव कर रहा है। जस्ट इमेजिन करो, सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है तो क्या होगा, जब ये ऐसे सपोज जाएगा तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी जा रहे हैं, अलॉन्ग वाई एक्सिस भी जा रहे हैं। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं मोशन इन ए प्लेन और मोशन इन 2 डायमेंशन। तो इसको स्पेसिफाई करने के लिए हम लोगों को 2 करने चाहिए, वो है एक्स और वाई, यहाँ पे भी x2 y2, ऐसे हम लोग इसको मोशन इन 2 डायमेंशन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल देखो, कैरम कॉइन जो है, कैरम बोर्ड में जो हम लोग खेलते हैं कैरम कॉइन, तो कैरम बोर्ड का कॉइन भी, वो भी जब हम लोग उसको कैरम बोर्ड में स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है, कैरम को जब बोर्ड में मूव करेगा उसमें भी क्या होता है, 2 टाइप का डायरेक्शन आएगा। तो उसको भी स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग को 2 टाइप ऑफ एक्सिस चाहिए, या 2 टाइप ऑफ जो पोजिशन कोऑर्डिनेट चाहिए वो होगा। बिलियर्ड बोर्ड जो वो होते हैं हम लोग के पास, बिलियर्ड बॉल जैसे गोल गोल बॉल होता है ना, कुछ ग्रीन या ऐसे कुछ अलग कलर के टेबल में खेला जाता है, विथ सम स्टिक, उसको बोला जाता है बिलियर्ड बॉल और बिलियर्ड टेबल। तो उसके लिए भी जो बॉल वहाँ पे एक प्लेन में मूव करेगा, उसको भी जो मोशन है उसका मोशन भी हम लोगों को स्पेसिफाई करने के लिए 2 टाइप का क्या होगा, को पोजीशन कोऑर्डिनेट चाहिए, इसलिए इसको भी बोला गया है 2 डायमेंशनल मोशन। और मोशन इन 3 डायमेंशन मतलब क्या होगा, सपोज हमारे पास कोई बटरफ्लाई हो, बर्ड हो, काइट्स हो या एरोप्लेन हो, जब वो स्पेस में मूव करेगा तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए हमको क्या चाहिए, 3 टाइप का कोऑर्डिनेट चाहिए। मतलब एक्स एक्सिस में भी हो जा रहा है, अलॉन्ग वाई एक्सिस में भी जा रहा है, वो अलॉन्ग जेड एक्सिस में भी जा रहा है। तो जिस मोशन को स्पेसिफाई करने के लिए हम लोगों को 3 टाइप का कोऑर्डिनेट चाहिए, या 3 टाइप्स ऑफ मतलब जो कोऑर्डिनेट हम लोग को रिक्वायरमेंट है, तभी हम लोग उसको बोला जाता है 3 डायमेंशनल मोशन। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे सपोज एक्स वाई जेड एक स्पेस जैसा कुछ है, सपोज इस स्पेस में सपोज यहाँ पे पॉइंट ए है, सपोज ए पॉइंट से सपोज बी पॉइंट तक एक ऑब्जेक्ट मूव किया है ऐसा सपोज फ्लाई करके, तो इस जो एक्स को पॉइंट होगा इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, x1
y1 और z1 आएगा, और जो b होगा इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट कितना आएगा x2, y2 और z2। मतलब 3 डायमेंशनल मोशन के लिए हम लोग को ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है उसको स्पेसिफाई करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट चाहिए। तो इस टाइप को मोशन के इसलिए हम लोग बोलते हैं मोशन इन 3 डायमेंशन। तो मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं, जो हम लोग सब सेकेंड बुक में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 के हीट एंड थर्मल में पढ़ेंगे। मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल हो सकते हैं, नहीं तो फ्लाइंग ऑफ काइट, बर्ड, एरोप्लेन, कुछ भी हो सकता है। तो ये सभी मोशन क्या आएगा, मोशन अंदर 3D में आएगा। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मैं अभी दूसरे टॉपिक में जा रहा हूँ, इसको आप लोग पॉज करके लिखिए। और ये सब सिर्फ लिखने से नहीं होगा, ये सब आप लोगों को फील करना होगा। जैसे आप लोग ये जो सिचुएशन है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है पर्सन वॉकिंग ऑन नैरो रोड, फील करो। सपोज बहुत नैरो रोड से तुम लोग जा रहे हो, जो आने जाने का रास्ता सिर्फ एक ही पर्सन जा सकता है वहाँ पे, तो क्या होगा, सिर्फ तुम लोग जा सकोगे, दूसरा पर्सन अपोजिट से नहीं आ सकता। तो इसे सिचुएशन में इसको बोला जाता है मोशन इन 1 डायमेंशन। अगर प्लेन में जाओगे तब भी तुम लोग फील करो, तुम लोग प्लेन में वॉक कर रहे हो, तभी तुम लोग को फीलिंग जो आएगा वो पढ़ने के बाद समझ में आएगा। सपोज अभी फ्लाई करने का टाइम आ गया, अभी फ्लाई तो खुद नहीं कर सकते, तो उसके लिए सपोज तुम लोग एरोप्लेन में बैठे हो, या कोई भी तुम लोग एज अ काइट देख रहे हो या बर्ड देख रहे हो, तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए कितना कोऑर्डिनेट चाहिए होगा, तो तुम लोग उसको फील करो, तभी इसे समझ में आएगा अच्छे से। और अच्छे से इंटरेस्ट भी तुम लोग को डेवलप होगा इसे सीखने में। इसको अच्छे से पॉज करके लिखो। बस इसको देखो, ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है, इसे आप लोगों को आना ही है फिर भी। तो स्पीड मतलब क्या होता है, देखो, स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ टाइम इन एनी डायरेक्शन। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ टाइम इन एनी डायरेक्शन। तो मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिख सकते हैं, स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन लिख सकते हो, नहीं तो टोटल टाइम यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हो, टाइम टेकन भी लिख सकते हो। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन, तो ये हो गया हम लोगों का स्पीड। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, आप लोगों को पता ही है। और इसका यूनिट ऑफ मेजर क्या होगा, मेजरिंग यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। मतलब स्पीड को हम लोग मीटर पर सेकंड से ऐसे मेजर करते हैं। उसके बाद यूनिफॉर्म स्पीड क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। मतलब जितने टाइम में, सपोज ये टाइम 1 सेकेंड हुआ, सपोज ये 1 मीटर ट्रेवल किया, नेक्स्ट 2 सेकेंड में सपोज उसने 2 मीटर कवर किया, मतलब यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 1, फिर से सपोज 3 सेकेंड में फिर से यहाँ पे 3 मीटर कवर किया। तो इसको अगर हम लोग, ये पॉइंट जो होगा हम लोगों को, ये जितने सारे पॉइंट्स होंगे, यहाँ पे सपोज ये पॉइंट है, फिर से सपोज ये पॉइंट है हमारे पास है, इन पॉइंट्स को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो हमको जो ग्राफ मिलेगा दैट विल बी स्ट्रेट लाइन। तो इसलिए क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड के जो ग्राफ होते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन होता है विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो अलॉन्ग वाई एक्सिस हम लोगों ने डिस्टेंस दिया हुआ है, अलॉन्ग एक्सिस टाइम देंगे, तो इससे ये ग्राफ है आप लोगों का यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। और वेरिएबल स्पीड क्या है, ऑब्जेक्ट्स कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम भी हो सकता है, नहीं तो विच कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम भी हो सकता है। तो इस टाइप के मोशन के हम लोग बोल देंगे वेरिएबल स्पीड। ये आप लोग देखो ग्राफ जो है, सपोज ये जितना टाइम यहाँ पे लिया है, सपोज यहाँ पे ये पॉइंट सपोज यहाँ पे दिया हुआ है, तो अभी इसने जितना डिस्टेंस कवर किया, नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, डिस्टेंस वाला क्या होगा, ये धीरे धीरे से चेंज हो रहा है। तो इस टाइप के ग्राफ में हम लोग देखेंगे, इसको बोला जाता है वेरिएबल स्पीड। तो इसको आप लोग पॉज करके लिखिए, मैं दूसरे पॉइंट पर जा रहा हूँ। अच्छा भी यहाँ पे देखो एवरेज स्पीड क्या होता है। तो मैथमेटिकली क्या होता है, एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, ये तो आप लोगों को पता ही है। अभी हम लोग को ज़्यादातर चाहिए होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, देखो, इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज स्पीड व्हेन द टाइम इंटरवल अप्रोचेस 0। मतलब सपोज हमारे पास डेल्टा एक्स डिस्टेंस है ट्रेवल बाय एनी ऑब्जेक्ट इन टाइम डेल्टा टी, तो हम लोग एवरेज स्पीड कैसे देंगे, एवरेज स्पीड आएगा वी एवरेज इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। तो लेकिन ये जो टाइम लिमिट है, ये टाइम अगर बहुत ही हम लोग छोटे टाइम में एवरेज स्पीड निकालेंगे तो उसी को बोला जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसलिए बोला जाता है टाइम लिमिट अप्रोचिंग टू 0। तो उसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब क्या होगा, वी इंस्टेंटेनियस हो गया, तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द डेल्टा टी, मतलब नीचे जो हम लोग टाइम यहाँ पे इंटरवल दे रहे हैं, ये डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 मतलब क्या है, ये एक्जैक्टली 0 नहीं है, मतलब क्या होगा, ये 0 में आ रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, सपोज हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट, इसको अभी एवरेज स्पीड बोल रहे हैं ना, सपोज कोई भी एक ऑब्जेक्ट सपोज 1 सेकेंड में, सपोज वो 1 सेकेंड में उसने कितना कवर किया, सपोज उसने 1 मीटर कवर किया 1 सेकेंड में, या सपोज उसको हम लोग बोल रहे हैं कि 1 सेकेंड में सपोज ये 10 मीटर कवर किया, 10 मीटर कवर किया। तो 1 सेकेंड को अगर हम लोग, ये मतलब ये क्या है, सपोज एवरी 1 सेकेंड में ये 10 मीटर ऐसे जो है टोटल कवर कर लिया इन 1 सेकेंड, तो इसको हम लोग बोलेंगे एवरेज स्पीड। लेकिन इसको एवरेज स्पीड जो ये 1 सेकेंड अभी है,
इसी स्पीड को अगर हम लोग सपोज ये डिस्टेंस हो गया, ये टाइम हो गया, तो इसको हम लोग सपोज ये v हो गया, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 10/1 लिखेंगे, ये होगा। लेकिन अभी इसी 1 सेकेंड को अगर हम लोग सपोज 1 सेकेंड, अभी हम लोग 1 सेकेंड की जगह पे सपोज हम लोग 10⁻⁻6 सेकेंड ले लेते हैं, 10⁻⁻6 सेकेंड लेंगे, तो जो ये 10⁻⁻6 अगर यहाँ पे आ जाएगा, तो जो इतना स्मॉल टाइम में, इतने स्मॉल टाइम में जो हम लोग को स्पीड मिलेगा, तो उस टाइम को स्पीड को हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकाला जाता है, बहुत ही स्मॉल टाइम में जो स्पीड आते हैं उसको बोला जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इसी को हम लोग मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, v भी बोल सकते हो, नहीं तो सिंपली v लिख के v = dx/d लिख सकते हो। और यहाँ पे जो लिमिट ऑफ डेल्टा t टेंड्स टू 0 बोला है, यहाँ पे ये टाइम टेंडिंग टू 0, ये एक्जैक्टली 0 नहीं है, लेकिन टाइम कितना होगा, बहुत ही स्मॉल टाइम होगा। ये जैसे 10⁻⁻6 सेकेंड हो सकता है, 10⁻³ सेकेंड हो सकता है, ऐसे बहुत स्मॉल टाइम में जो हम लोग निकालेंगे स्पीड, उसी को बोला जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको पॉज करके लिखिए, मैं दूसरे टॉपिक में जा रहा हूँ। वैसे भी देखो वेलोसिटी क्या है आप लोग को पता ही है, फिर भी लिख के देता हूँ। अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेलोसिटी, मतलब ये क्या होता है मैथमेटिकली लिखेंगे सिर्फ। वेलोसिटी इक्वल टू क्या आते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। इसको भी मेजर करेंगे हम लोग मीटर पर सेकेंड से। लेकिन यहाँ पे ये क्या होता है, वेलोसिटी इज अ फैक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी को हम लोग स्पेसिफाई करने के लिए हम लोगों को डायरेक्शन चाहिए, इसलिए ये फैक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी इज अ फैक्टर क्वांटिटी। तो मेजरमेंट आपको पता ही है, ऐसा है मीटर पर सेकेंड इज अ फैक्टर क्वांटिटी। और ये जो फैक्टर वेलोसिटी है, इसका भी अलग अलग टाइप होता है। वो पहले लिखे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट व्हिच कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो लिखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी सपोज सिर्फ v लिख देते हो यहाँ पे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए v यूनिफॉर्म लिखो यहाँ पे, v यूनिफॉर्म मतलब क्या होगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्प्लेसमेंट covered by equal interval of time, equal interval of टाइम। तो इसी को हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका जो ग्राफ आएगा, जैसे यूनिफॉर्म स्पीड में था, यहाँ पे भी ग्राफ ऐसा ही होगा, सिर्फ यहाँ पे अभी इसमें हम लोग पुट करेंगे अलॉन्ग वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे आएगा डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे आएगा टाइम, यहाँ पे आएगा डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे आएगा टाइम। तो यही है आप लोग ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। और जो वेरिएबल वेलोसिटी होगा, और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल सकते हो इसको, वेरिएबल वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी बोल सकते हो उसको। वो क्या होगा, डिस्टेंस अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट covered in equal interval of time, or equal displacement covered in unequal interval of time, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल स्पीड। तो इसको आप लोग पॉज करके लिखो। मैं अभी एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी जो है उसको आप लोग दे रहा हूँ, इसको आप लोग पॉज करके लिखिए। तो इसको देखो, एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी इन टोटल टाइम टेकन इफ सपोज x1 एंड x2 बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट टाइम t1 एंड t2। मतलब x1 डिस्टेंस जो कवर किया है वो t1 टाइम पे किया हुआ है, और x2 डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया हुआ है वो है t2 टाइम पे। तो एवरेज वेलोसिटी कितना आएगा, x2 - x1 बाई t2 - t1। सिम्बॉलिकली इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे डेल्टा x, क्योंकि अभी डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं हम लोग, इसलिए x के ऊपर ऐसे एरो देंगे क्योंकि फैक्टर क्वांटिटी होगा बाई चेंज इन टाइम।
और टाइम इंटरवल, और अभी ये जो एवरेज वेलोसिटी मिला है इसी का अगर हम लोग लिमिटिंग वैल्यू लेंगे, जैसे अभी हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस स्पीड में किया था, तो इसको यहाँ ऐसे करने से क्या आएगा, हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगा। तो इसी एक्सप्रेशन को अगर यहाँ पे देखेंगे v इंस्टेंटेनियस मतलब क्या होगा, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज स्पीड गिव्स यू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये हो गया एवरेज वेलोसिटी और ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx/dt। तो ये है आप लोगों का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अभी हम लोग 1-2 न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर, आप इसको पॉज करके लिखिए। बहुत से हम लोग जो है न्यूमेरिकल जो है हम लोग बाद में कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आप लोगों को ये जो डेफिनेशंस वगैरह आप लोगों को जो भी दिया हुआ है वो अच्छे से आप लोग रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जो है अच्छे से बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल लाऊंगा जो आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, वीडियोज़ को फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच।